हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग यूनिट 1 का टॉपिक करने वाले हैं जस्टिस। सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा जस्टिस क्या है, किस भाषा से आया, और इसके बाद हम इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद हम इससे जुड़े हुए विभिन्न आयाम देखेंगे और बहुत सारे जो जस्टिस से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये 2-3 सेशंस में आएगा, एक बार में नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम जस्टिस शब्द को जानते हैं कि जस्टिस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के जस्टिया शब्द से निकला है और जिसका अर्थ क्या होता है, जोड़ना। जोड़ना, जस्टिस का मतलब क्या है, जोड़ना। किसको जोड़ना? व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करना, उनका जुड़ाव स्थापित करना। व्यक्ति केवल अपने स्वार्थपूर्ण हितों को ना साध कर कल्याण करे समाज का भी, समाज के कल्याण को भी ध्यान रखे। केवल अपने स्वार्थी हितों को ध्यान न रखते हुए सामाजिक कल्याण का भी ध्यान रखे ताकि व्यक्ति और समाज में जुड़ाव बना रहे। समाज में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने के लिए 2 उपाय किए गए हैं। पहला दंडित करना और दूसरा पुरस्कार देना। अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसको दंड देना और अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको पुरस्कार देना। दंडित करना प्रक्रियात्मक या कानूनी न्याय का विषय है और पुरस्कार देना सामाजिक न्याय का विषय है। अब कुछ न्याय की परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो अरस्तु के अनुसार न्याय की परिभाषा क्या है? अरस्तु के अनुसार न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। न्याय अरस्तु के अनुसार क्या है? सद्गुण है जो व्यक्ति एक दूसरे के साथ व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय क्या है? डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय के उदय का एकमात्र आधार सार्वजनिक उपयोगिता है। क्या है? सार्वजनिक उपयोगिता ही न्याय के उदय का एकमात्र आधार है। किसने कहा है? डेविड ह्यूम ने। रॉल्स के अनुसार न्याय समाज व सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम सद्गुण है। और ये एक फेमस कोटेशन है रॉल्स का जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिए, न्याय समाज व सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम सद्गुण है। ये किसने कहा है? रॉल्स ने। इसके अलावा जे रीस ने क्या कहा है? न्याय एक मांग करता है कि यदि 2 व्यक्ति समान हैं तो उन्हें समान हिस्सा मिलना चाहिए। यदि वे असमान हैं तो उनका हिस्सा असमान होना चाहिए, परंतु यह असमानता उनकी असमानता के अनुपात में ही होनी चाहिए। अगला कोटेशन है आपका पॉटर का। पॉटर क्या कहते हैं न्याय के बारे में? पॉटर के अनुसार न्याय एक ऐसा लोटा है जिसका कोई निश्चित निहितार्थ नहीं है, यानी इसका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग संदर्भ में इसकी अलग अलग परिभाषा है, तो एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। जे.एस. मिल के अनुसार न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत हो, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे जता सकता है। ग्रीक एथेंस में या यूनान में न्याय का क्या अर्थ था? नैतिकता या सद्गुण। भारतीय दर्शन में न्याय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? धर्म का। धर्म यानी ड्यूटी, कर्तव्य। व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना ही भारतीय दर्शन में क्या है? न्याय है। समकालीन युग में न्याय का मूल अर्थ सामाजिक न्याय से लिया जाता है, सोशल जस्टिस से लिया जाता है। न्याय के 2 मूल तत्व होते हैं, वो कौन से हैं? समानता और निष्पक्षता। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए और निष्पक्षता का व्यवहार किया जाए। अब बात करते हैं न्याय के प्रमुख मानदंड या कसौटियां क्या है। जस्टिस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, मानदंड क्या है? समकालीन राजनीतिक चिंतन में न्याय को वितरण का गुण माना जाता है कि किस प्रकार से किसी संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसे क्या मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए। राजनीति में एक बड़ी सीमा तक इस सवाल से जुड़ी हुई है कि किसे क्या मिलता है और क्यों मिलता है।
तो समकालीन राजनीतिक चिंतन में न्याय को किसका गुण माना जाता है? वितरण का। आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में न्याय के प्रमुख मानदंड क्या क्या हैं? डेजर्ट, योग्यता, आवश्यकता और समानता। तो डेजर्ट क्या है? डेजर्ट जो शब्द है वो फ्रांसीसी शब्द डेजर्टे से निकला है और डेजर्टे शब्द का क्या अर्थ होता है? उचित रूप से लायक होना, यानी कि लायक को पुरस्कार देना और नालायक को दंड देना। और इसके मुख्य समर्थक कौन है? रॉबर्ट नॉजिक। दूसरा मानदंड है आपका योग्यता, यानी कि मेरिट। इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि योग्य व्यक्तियों को ही पुरस्कार या प्रतिफल यानी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जो लोग योग्य हैं उन्हीं को पुरस्कार मिलना चाहिए। और इसके मुख्य समर्थक कौन है? उदारवादी और स्वेच्छातंत्रवादी विचारक। तीसरा मानदंड है आवश्यकता यानी नीड। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि लोगों के सामर्थ्यों में यानी कैपेबिलिटीज में भले ही अंतर है, परंतु फिर भी उनके कुछ बेसिक जो नीड है उनको पूरा किया जाना आवश्यक है। उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना आवश्यक है, भले ही उनकी सामर्थ्यता में अंतर है। और इसके मुख्य समर्थक कौन है? मार्क्सवादी विचारक। अगला मानदंड है समानता। समानता जो मानदंड है इसके मुख्य समर्थक कौन है? समाजवादी, उदार समतावादी और नारीवादी विचारक। तो ये चार मानदंडों की हमने चर्चा की कि जस्टिस के कौन कौन से मूलभूत मानदंड है जिनका पालन किया जाना चाहिए। अब हम कुछ और परिभाषाओं को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक हैं आपके लिए, तो आप लोग जरूर इन्हें ध्यान में रखिए। तो सबसे पहला कोटेशन हम लोग मैकाइवर का पढ़ते हैं। कानून के विशाल ग्रंथ में राज्य केवल कुछ ही नए वाक्य लिखता है और कहीं कहीं एकाध पुराना वाक्य काट देता है। इस ग्रंथ के अधिकांश भागों की रचना में राज्य का कभी कोई हाथ नहीं रहा है, परंतु राजा स्वयं इस संपूर्ण ग्रंथ से मर्यादित होता है। तो ये किसने कहा है? मैकाइवर ने कहा है। अगला कोटेशन है आपका जस्टिस होल्मस का। ये क्या कहते हैं? न्यायाधीश कानून बनाते हैं और उनको इसका अधिकार भी है। कौन कहते हैं? जस्टिस होल्मस। कानून देश की नैतिक प्रगति के दर्पण होते हैं, ऐसा कौन कहते हैं? विल्सन। कानून देश की नैतिक प्रगति के दर्पण होते हैं, विल्सन कहते हैं। कानून नैतिकता की रक्षा के लिए उसके चारों ओर एक चार दीवारी है, ऐसा कौन कहते हैं? बारकर। बारकर क्या कहते हैं कि कानून जो है वो नैतिकता की रक्षा के लिए एक चार दीवारी है। राजनीतिक सिद्धांतों के अभाव में नैतिक सिद्धांतवाद अपूर्ण रह जाता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में विलग नहीं रह सकता। नैतिक सिद्धांतों के समाज में राजनीतिक सिद्धांत निरर्थक रह जाते हैं, क्योंकि इनका अध्ययन उनके परिणाम मूलतः हमारे नैतिक मूल्यों की व्यवस्था पर, हमारी सही और गलत की धारणाओं पर निर्भर करते हैं, ऐसा कौन कहते हैं? आइबर ब्राउन कहते हैं। अगला कोटेशन फिर से मैकाइवर का है। राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों ही हैं। राज्य कानून का शिशु भी है और जनक भी है। अगला है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश से आपकी परिभाषा देखिए। सत्ता द्वारा आरोपित आचार व्यवहार के नियम ही कानून है। कानून की यह परिभाषा किसने कहाँ पर है? ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में। ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु के आदेश है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है ऑस्टिन का, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है पाउंड का। न्याय के प्रशासन में जनता और नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों को ही कानून कहते हैं। तो ये सभी परिभाषाएं कानून की है जो कि जस्टिस के अंतर्गत आप लोग देखिए। कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है, ऐसा प्रोफेसर सालमेंट कहते हैं। आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य के बाहरी आचरण से संबंधित होते हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। यह निश्चित सत्ता व राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में सर्वोच्च होती है, ऐसा कौन कहते हैं? हॉलैंड कहते हैं।
कानून आदेश नहीं वरन आदेश के बिल्कुल विपरीत है। कानून को आदेश मानने का परिणाम राज्य के कार्य में अव्यवस्था होता है। ये भी परिभाषा आपकी मैकाइवर की है। कोहलर की परिभाषा क्या है? न्याय के दार्शनिक पहलू का आदर्श से उतना ही संबंध है जितना कि कानून के यथार्थ तत्वों से। कानून संस्कृति की उपज और उसे आगे बढ़ाने का साधन दोनों ही हैं। ऐसा कौन कहते हैं? कोहलर कहते हैं। कानून आचरण के वे नियम है जो मनुष्य को समाज में नियंत्रित रखते हैं। मनुष्य में सामाजिक संगठन की आवश्यकता की स्वाभाविक चेतना होती है जिसके कारण वे नियमों का पालन करते हैं। अतएव कानून राज्य से स्वतंत्र, पूर्वकालिक, ऊपर और अधिक व्यापक है। ऐसा कौन कहते हैं? डिगविट। ये नियम वे हैं जो राज्य के सभी कर्मचारियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को निश्चित करते हैं। तो कौन से नियम होते हैं? प्रशासकीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय विधि, प्रथाओं और परंपराओं का वह समूह जो सभी राष्ट्रों द्वारा अपने आपसी संबंध में कानूनी तौर पर बाह्य समझा जाता है, ओपनहाइमर का है। प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उनका राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। कौन कहते हैं? इबेनस्टीन कहते हैं। इबेनस्टीन क्या कहते हैं कि जो प्लेटो का न्याय संबंधी विवेचन है उसी में उनका पूर्ण राजनीतिक दर्शन हमें दिखता है। कौन कहते हैं? इबेनस्टीन। न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। कौन कहते हैं? प्लेटो। जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। ऑगस्टाइन। न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। ऐसा कौन कहते हैं? ऑगस्टाइन। प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा ही क्या है? न्याय है। थॉमस एक्विनास के अनुसार जिस सभा में या न्यायालय में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उसके सदस्य भी पाप से नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? मनु। क्या कहते हैं कि जिस न्यायालय में सत्य जो है वो असत्य से अगर पीड़ित होता है तो उसके सदस्य भी पाप से नष्ट हो जाते हैं। न्याय के उदय का एकमात्र आधार सार्वजनिक उपयोगिता है। ये अभी आपने किया। किसने कहा है ऐसा? तो ये कहा है डेविड ह्यूम ने। न्याय मांग करता है कि यदि दो व्यक्ति समान हैं तो उन्हें समान हिस्सा मिलना चाहिए। यदि वे असमान हैं तो उनका हिस्सा असमान होना चाहिए, परंतु यह असमानता उनकी असमानता के अनुपात में ही होनी चाहिए। कौन कहते हैं? जे रीस कहते हैं। अगला है लाखों करोड़ों लोगों के लिए मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण का स्रोत उनका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं वरन सामाजिक न्याय के प्रति उनकी तत्परता है। कौन कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। न्याय की धारणा वांछित स्थिति के प्रति हमारे स्वभाव पर निर्भर करती है और यह तो ऐसे बर्तन की भांति है जिसके कई तल होते हैं। कौन कहते हैं? अर्नोल्ड ब्रेक्ट। क्या कहते हैं कि न्याय की धारणा वांछित स्थिति के प्रति हमारे स्वभाव पर निर्भर करती है और एक ऐसे बर्तन की भांति है जिसके कई तल होते हैं। अगला कोटेशन है आपका हैमिल्टन का। यह मानव स्वभाव है जो व्यक्ति अपनी आजीविका की दृष्टि से शक्ति संपन्न है उनके पास संकल्प की शक्ति का भी बड़ा बल होता है। ये किसने कहा है? हैमिल्टन ने। तो हमने न्याय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखा, न्याय के मानदंडों को देखा और न्याय क्या है इसको देखा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे जुड़े हुए और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। और इसके साथ ही घटना चक्र की पूरी बुक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने आधे से ज़्यादा बुक को पूरा कर चुके हैं। तो आप लोग जरूर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए सभी वीडियोज़ को। ये आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप लोग जरूर अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।